देखिए, टॉर्क किसे कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ये आप लोगों को पता है, 9th क्लास से आपने सीख रखा है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। कि फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसे हम टॉर्क कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट करे और उसमें रोटेशन प्रोड्यूस कर दे, लाइक दिस। ये एक बॉडी है, ये मार्कर, ये। अब अगर इस पे मैं फोर्स एक्ट करता हूँ, ये मैंने फोर्स एक्ट की और ये इसने मार्कर को रोटेट करवाना शुरू कर दिया। तो ये जो अब मैंने फोर्स अप्लाई की अपनी फिंगर के थ्रू इस मार्कर पे और उस फोर्स ने इसको रोटेट करवाना शुरू कर दिया, तो ये मेरी इस अप्लाइड फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है इस मार्कर के ऊपर, दैट विल बी कॉल्ड टॉर्क। पहले से पता है आप लोगों को? अच्छा, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म थी वो मैं आपको उस दिन भी, मेरा ख्याल है, जब मैंने वेक्टर प्रोडक्ट करवाया था तो एग्जाम्पल ही मैंने यही ली थी और यहीं से मैंने स्टार्ट किया लिया था कि सपोज करें वंस अगेन ये एक मार्कर ही इसको सपोज कर लें कि ये एक मार्कर है। इस मार्कर पे अगर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इस जगह पे फोर्स में इस पे अप्लाई करता हूं और ये इसका पिवट पॉइंट है, यानी इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। जैसे अभी इस वाले मार्कर को अगर मैंने पकड़ा हुआ था यहां से, तो जिस जगह से मैंने पकड़ा हुआ था ये पॉइंट इसका पिवट पॉइंट था। पिवट पॉइंट उस पॉइंट को कहा जाता है कि जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है। तो ये इसका पिवट पॉइंट है, तो इसके अबाउट ये रोटेट इसने करना है, तो लिहाजा जिस पॉइंट से मैंने पकड़ा है दैट इज पिवट पॉइंट। तो यहाँ भी इस मार्कर का पिवट पॉइंट ये आपके सामने है। ठीक हो गया? अच्छा, ये जो डिस्टेंस है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी नॉट डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस जो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये जो पूरे का पूरा डिस्प्लेसमेंट है इतना, इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं मूवमेंट आर्म और इसको डिनोट करते हैं आर से। तो अब अगर टॉर्क को मैं यहाँ पे लिखूंगा, टॉर्क के मैग्नीट्यूड को लिखूंगा, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड ये होगा आर मल्टीप्लाई एफ, नॉट आर क्रॉस एफ। ठीक है? क्योंकि अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा। तो ये मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ आर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, यानी मैंने मूवमेंट आर्म को मल्टीप्लाई कर दिया उस फोर्स से कि जो फोर्स मूवमेंट आर्म के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। ठीक है? तो ये टॉर्क को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में मैंने लिख दिया और यही वो फॉर्म है जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। अब हम आते हैं मजीद आगे इसकी वेक्टर फॉर्म की तरफ। तो वही एग्जांपल्स जो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाते हुए आपको दी थी, वही सारी एग्जांपल्स एक दफा फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। क्या देखें, वंस अगेन सपोज करें कि अगेन जे एक मार्कर है। अब मैं परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लूंगा, यहाँ परपेंडिकुलर फोर्स ली थी। अब क्योंकि मैं टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की तरफ जा रहा हूँ, तो इसलिए अब मैं जो फोर्स लूंगा वो परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जनरलाइज करने वाला हूं अब इसको। ठीक है? वंस अगेन दिस इज अ मार्कर। ठीक हो गया? और फोर्स एक्ट कर रही है इस मार्कर पे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स एक्ट कर रही है। अब ये फोर्स देखें बिल्कुल क्लियर आपके सामने कि अब ये फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट नहीं कर रही। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और जो एंगल बनेगा मूवमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान, वो एंगल क्या होगा? मुझे बताएं, क्या ये वाला एंगल होगा मूवमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान? क्योंकि मूवमेंट आर्म तो यही है ना जी। ये जो एंगल है, क्या ये एंगल होगा? नो सर, पहले इसे रिजोल्व करना पड़ेगा। नहीं, वो रिजोल्व तो बाद में करेंगे ना। मुझे बताएं कि मूवमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान ये वाला एंगल कंसिडर किया जाएगा जी? चले सर मैं नहीं। एक मिनट मजीद, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो आपको मजीद क्लियर करवाने के लिए मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो मूवमेंट आर्म की ये डायरेक्शन है, ये ले, ये एरो मैंने लगा दिया। ठीक है? अब सर मुझे अब बता, तो नहीं होगी। क्या ये वाला एंगल होगा फोर्स और मूवमेंट आर्म के दरमियान? नहीं कौन सा होगा फिर? सर, वो तो ये दूसरी तो नहीं साइड हो पे होगा। सकता। दूसरी साइड पे होगा, बिल्कुल ठीक है, दूसरी साइड पे होगा। मुझे बताएं ये क्यों नहीं होगा? सर ये टेल टेल के साथ लग सर रहा है, उसका हेड यस, उसकी हेड टेल के के साथ। साथ लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। याद है आपको कि एंगल वो लिया जाता है दो वेक्टर्स के दरमियान जो उनकी टेल्स के दरमियान बन रहा होता है। ये वाला जो एंगल है ये तो टेल और हेड के दरमियान है, इसलिए ये एंगल हम कंसिडर नहीं करेंगे। बल्कि हम क्या करेंगे, इस मूवमेंट आर्म को यहां से उठाएंगे और उठा के इस जगह पे रख देंगे, यानी आगे शिफ्ट कर देंगे। तो जब आगे शिफ्ट करेंगे तो अब मूवमेंट आर्म ये आ चुका है, ये। ठीक है? नाउ दिस इज अवर मूवमेंट आर्म। तो अब ये वाला वो एंगल है जो फोर्स और मूवमेंट आर्म के दरमियान बन रहा है, इसलिए इस एंगल को हम कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया जी? इतनी चीज क्लियर? हाँ जी। यस सर सर। क्लियर है। अच्छा जी, एक मिनट जरा।
चले, अच्छा तो अब ये वाला वो एंगल है जो हमने कंसिडर करना है, इस एंगल को मैंने थीटा का नाम दे दिया, ठीक है जी। अच्छा आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि अब अगर मैं टॉर्क को लिखना, इस केस में अगर मैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूं तो इस केस में टॉर्क के मैग्नीट्यूड को मैं कैसे लिखूंगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू वंस अगेन क्या लिखा जाएगा, मोमेंट आर्म। सो मोमेंट आर्म ये है, तो मोमेंट आर्म का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया आर, ठीक है। अभी मैं स्केलर फॉर्म लिख रहा हूं यानी मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म लिख रहा हूं, इसके ऊपर वेक्टर फॉर्म, वेक्टर का साइन मैं नहीं डाल रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है। तो यह लिखा मैंने मोमेंट आर्म का मैग्नीट्यूड। अब मैंने वो फोर्स लिखनी है, देखें जैसे इस केस में इस फार्मूला के लिए एफ कौन सी वाली फोर्स थी, एफ वो फोर्स थी जो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर थी। तो अब ये फोर्स एफ जो है ये तो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इस फोर्स एस एफ को इसके दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इस फोर्स एफ के जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट तो होगा ये वाला, एक कंपोनेंट होगा इस फोर्स एफ का ये यानी जो बिल्कुल आर के पैरेलल है, इसको कहा जाएगा एफ कोस थीटा। जबकि जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट होगा ये वाला, इस थीटा को मैं एक मिनट जरा साइड पे करके लिख देता हूं, ये है थीटा, ये ले। तो अब दूसरा कंपोनेंट जो होगा इसी फोर्स एफ का, वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ये वाला बनेगा, ठीक है, और ये होगा एफ साइन थीटा, ठीक हो गया जी। तो अब जब मैं लिखूंगा इस केस के लिए टॉर्क को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, मूवमेंट आर्म, उसका मैग्नीट्यूड ये लिख दिया मैंने, और अब वो फोर्स लिखनी है जो मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है, तो मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर ये वाली फोर्स है जिसका नाम है एफ साइन थीटा। सो ये मैंने लिख दिया एफ साइन थीटा, ठीक हो गया जी। ये ले मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू मूवमेंट आर्म, जिसको अगले स्टेप में ऐसे लिख दिया जाता है आर एफ साइन थीटा, ठीक हो गया जी। अब इसी तरह एक दूसरी फिगर से भी मैं आपको ये समझा देता हूं कि जिसमें लाजमी नहीं सर है, ये नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ आया, सर ये आपने क्या किया है? मैंने वो किया है, आप स्टार्ट में मौजूद नहीं थी ना, ये चीज मैंने पहले समझाई है कि एफ वो वाली फोर्स होती, जब टॉर्क हम लिखते हैं ना, ये टॉर्क मैंने लिखा आर मल्टीप्लाई एफ, ये वो फार्मूला है जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पे आर मूवमेंट आर्म है सर और एफ वो फोर्स है जो मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर थी, यानी ये फोर्स जो मूवमेंट आर्म के बिल्कुल देखें परपेंडिकुलर है। तो अब जब मैं इस तरह की सिचुएशन, सर ये परपेंडिकुलर क्यों है? तहरीम क्या हो गया आपको, 9th क्लास में आपने पढ़ा नहीं था, टॉर्क टॉर्क का ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा नहीं था 9th क्लास में, कि टॉर्क जो है ये सर प्रोडक्ट पढ़ा है, था। ये प्रोडक्ट है मूवमेंट आर्म और मूवमेंट आर्म के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर फोर्स की, क्योंकि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर फोर्स जो है वही तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए वहां पे हमने ये बिल्कुल सिंपल केस कंसिडर किया था, समझ आई। और यही बेसिक ओके फार्मूला सर। है, यही बेसिक फार्मूला है कि मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू मूवमेंट आर्म। तो अब अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए जब फोर्स परपेंडिकुलर ना हो, तो अब इसके लिए अगर हमने टॉर्क फाइंड करना है तो अब हम टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, तो ये लिखा मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू मूवमेंट आर्म कौन सी होगी, तो इस फोर्स को हमने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है एफ कॉस थीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होता है एफ साइन थीटा, ठीक है। तो अब वर्टिकल कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मूवमेंट आर्म के वो एफ साइन थीटा है, तो इसलिए ये मैंने लिख दिया एफ साइन थीटा। अब क्लियर, हाँ जी जल्दी से बताएं ना। यस सर क्लियर। अच्छा अब आगे फिर मैं चलता हूँ, यस सर क्लियर है। ओके। अब मजीद आगे इसी डायग्राम को फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अब यही चीज यही फार्मूला फिर मैं ड्राइव करूंगा लेकिन एक डिफरेंट वे से, ठीक है। तो देखिए वंस अगेन दिस इज अ मार्कर, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, लाजमी नहीं मार्कर है, और ये इसका पिवट पॉइंट है वंस अगेन, ठीक हो गया जी। और फिर ये फोर्स एफ एक्ट कर रही है इस पे, ये फोर्स एफ है जो इस पे एक्ट कर रही है और ये इसको रोटेट करवा रही है इस मार्कर को इस पिवट पॉइंट के अबाउट, ठीक है। और वंस अगेन ये है मूवमेंट आर्म, इतना जो डिस्टेंस है, ठीक हो गया मूवमेंट आर्म। अच्छा अब फिर वही बात कि एंगल हम जे वाला कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह से, ऐसे, ये मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन होगी।
तो जब ये मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एंगल फिर हो जाएगा टेल और हेड के दरमियान, जबकि वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल कंसिडर किया जाता है वो टेल्स के दरमियान वाला एंगल कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मूवमेंट आर्म को उठाएंगे, उठा के इस जगह पे शिफ्ट कर देंगे। सो मैंने शिफ्ट कर दिया वंस अगेन, सो ये आ गया मूवमेंट आर्म, ठीक हो गया, और ये है मूवमेंट आर्म, इसे मैंने शिफ्ट कर दिया। नाउ वंस अगेन दिस इज द एंगल, ये वो एंगल है जिसको हमने कंसिडर करना है। अच्छा, इस केस में हमने क्या किया था, फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया था। अब ये लाजमी नहीं है फोर्स ही कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो, बल्कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है, जो मूवमेंट आर्म है, उसको भी हम कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के फिजिक्स में आपको बहुत से इस तरह के प्रॉब्लम्स हैंडल करने पड़ेंगे जिनमें फोर्स रिजोल्व नहीं होगी, बल्कि मूवमेंट आर्म या कोई भी डिस्प्लेसमेंट हुआ करेगा वो रिजोल्व हो जाया करेगा, क्योंकि उन जगहों पे उन प्रॉब्लम्स में डिस्प्लेसमेंट को रिजोल्व करना ज्यादा आसान हुआ करेगा, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट को ही रिजोल्व किया जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट को भी रिजोल्व करना सिखाया जा रहा है, ठीक हो गया। सो अब देखें ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को भी हम रिजोल्व कर लेंगे। तो इस डिस्प्लेसमेंट को जब हम रिजोल्व करेंगे तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट फोर्स के अलोंग बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें फोर्स को हमने रिजोल्व किया था ना, तो फोर्स का एक कंपोनेंट इस मूवमेंट आर्म के अलोंग बना था और दूसरा उसके परपेंडिकुलर बना था। यहां भी ऐसे ही होगा, अगर हमने इस मूवमेंट आर्म को, इस डिस्प्लेसमेंट को रिजोल्व करना है, तो एक कंपोनेंट होगा फोर्स के अलोंग और दूसरा कंपोनेंट होगा एग्जैक्टली उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखें जरा, ये एक कंपोनेंट फोर्स के अलोंग जो है उसे मैं रिजोल्व कर रहा हूं, तो ये फोर्स के अलोंग मैंने इसको रिजोल्व कर दिया, ठीक है जी। ये अब रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो मूवमेंट आर्म के सॉरी ये मूवमेंट आर्म का वो कंपोनेंट है जो फोर्स के अलोंग है, और क्योंकि अब मूवमेंट आर्म का कंपोनेंट है इसलिए इसको लिखा जाएगा आर कॉस थीटा। जबकि दूसरा कंपोनेंट जो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा, जो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर, वो ये होगा, ये चाहे उधर रखें इसको, चाहे चाहे इसको उठा के इधर रखें, एक ही बात है, ये ऐसे चाहे वो लिखें चाहे ये लिखें, एक ही बात है, दोनों पैरेलल हैं, सेम मैग्नीट्यूड के साथ हैं, ठीक हो गया जी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसको फिर क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा आर साइन थीटा, या फिर इस वाले को कह दें आर साइन थीटा, बात एक ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आर साइन थीटा, ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अब इस केस में अगर मैं टॉर्क लिखूंगा तो वंस अगेन टॉर्क क्या बनेगा, नाउ टॉर्क इज इक्वल टू, देखें जरा क्या लिखा था हमने, हमने लिखा था मूवमेंट आर्म और मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब ये था कि मूवमेंट आर्म और फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। तो अब इस सिचुएशन में देखें जरा कि मूवमेंट आर्म का कौन सा कंपोनेंट है जो फोर्स के परपेंडिकुलर है। अब अगर मैंने पूरी फोर्स एफ लिखनी है तो ये मैंने लिखी पूरी फोर्स एफ, ठीक है, और साथ अब मूवमेंट आर्म का कौन सा कंपोनेंट है जो फोर्स के परपेंडिकुलर है, बताएं जरा। आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा, यस, तो ये लिख दिया आर साइन थीटा, जिसको अगले स्टेप में वंस अगेन फिर हम लिख देंगे आर एफ साइन थीटा। तो देखें फर्क कोई नहीं पड़ा, आंसर तो सेम आ रहा है, ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से बस अब ये चीज आपने याद रखनी है, यानी बेसिकली आपने इन दोनों केसेस में क्या चीज सीखी, आपने ये चीज सीखी कि लाजमी नहीं है कि जो फोर्स गिवन होगी हमें वो मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर ही हो, ये चीज लाजमी नहीं है, बल्कि हमें इस तरह के केसेस भी फेस करने पड़ेंगे लाइक दिस कि जिसमें फोर्स मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम क्या किया करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम या तो फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेंगे या मूवमेंट आर्म को उसके कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे। यहां फोर्स को हमने कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया और यहां मूवमेंट आर्म को कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया, और जब रिजोल्व हो जाएगा तो उस वक्त फोर्स और मूवमेंट आर्म का जो जो पोर्शन, जो जो कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर्स हम यहां पे लिख देंगे। यहां पे मैंने आर लिखा और आर के परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा था तो ये लिख दिया। इसी तरह यहां पे मैंने क्योंकि मूवमेंट आर्म को कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया, फोर्स को नहीं किया, तो फोर्स पूरी की पूरी एज इट इज लिख दी, और मूवमेंट आर्म का वो कंपोनेंट जो फोर्स के परपेंडिकुलर था वंस अगेन वो आर साइन थीटा था, तो आर साइन थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया। सर इन दोनों फिगर्स में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपवर्ड क्यों है? ये तो मैंने खुद यहाँ पे अपवर्ड लिया ना, ये तो जब प्रॉब्लम आपको जो भी प्रॉब्लम गिवन होगा वो तो जो आपको डायरेक्शन बताएगा आपने उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। मैंने तो खुद लिए यहाँ पे सर, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये but- ऐसे भी हो सकती है, सुने ये ऐसे भी हो सकती है। सपोज करें अगर ये ऐसे थी ऑब्जेक्ट, ये थी ऑब्जेक्ट, तो ऐसे भी हो सकती थी फोर्स, ऐसे भी हो सकती थी,
फोर्स ऐसे भी हो सकती थी, फोर्स ऐसे भी हो सकती थी, और ऐसे भी हो, किसी भी तरह हो सकती है। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। सर बट ये नहीं हो सकता कि मोमेंट आर्म का एरो और फोर्स का एरो एक जगह मिले आके? मोमेंट आर्म का एरो और फोर्स का एरो, अच्छा मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन अब देखना होगा क्या। ये देखें जरा, वंस अगेन दिस इज पिवट पॉइंट, ठीक हो गया। ये ले, ये मूवमेंट आर्म का एरो है, ठीक है। अब कह रही हैं दोनों को मिलाना है, तो मिला दें, इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दें। ये ले, इसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई की, तो अब ये थोड़ा सा मैं इसको आगे ले जाता हूं, ये ले, अब मिल गए ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है रोटेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं मार्कर, ये मार्कर है, ये देखें, ये अब मूवमेंट आर्म का एरो ये है, यानी मूवमेंट आर्म इस डायरेक्शन में है। इसी डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स भी लगानी शुरू कर दूं, यहां से पकड़ के अब मैं खींच रहा हूं, इसको खींच रहा हूं, क्या कोई रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है? कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो उस सूरत में तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। आई समझ? समझ आई बात तो की नहीं है? सर हाँ। इसको सर आ गई है सर, ये समझ आ गई है, बट सर जिस तरह आपने पहले बनाया बिल्कुल वैसे ही डायरेक्शन हो, लेकिन उसका एरो जो है वो उस दूसरे वाले के एरो के साथ मिले, ऐसा हो सकता है? एक ही बात है ना। ये देखें, अब ये कहना चाह रही हैं लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट है, अब ये कह रही है कि ये मूवमेंट आर्म इधर आ रहा है, ये फोर्स आ गई, ये ले, Yes, यही कहना sir. चाह रही है ना। इससे क्या फर्क पड़ता है, अगले स्टेप में फोर्स को फिर मैं उठाऊंगा, उठा के इस जगह पे रख दूंगा ऐसे करके, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है ये तो। आई समझ बात की अब? Yes, sir. अच्छा, अब आपने सवाल पूछ ही लिए, तो इस केस को मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दूं। अब ये केस जो है जिसमें मूवमेंट आर्म और फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि कोई रोटेशन नहीं होगी, टॉर्क जीरो होगा। अब मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि अगर ये सिचुएशन बनती है तो एंगल कितना बनेगा, जरा मुझे बताइएगा। 0 डिग्री। डेफिनेटली 0 0 डिग्री डिग्री। का। इस सूरत में एंगल 0 तो, डिग्री। यस, एंगल तो इस सूरत में 0 डिग्री बन जाएगा। और जब एंगल 0 डिग्री बनेगा, उस 0 डिग्री को यहां पुट करें तो टॉर्क क्या बनेगा? टॉर्क बनेगा आर एफ साइन ऑफ 0। और साइन 0 क्या होता है? साइन 0 तो 0 होता है। 0। तो देखें, मैथमेटिकल फॉर्म जो है, जो मैथमेटिकल रिजल्ट है, वो भी यही हमें बता रहा है कि अगर एंगल 0 डिग्री हुआ तो कोई टॉर्क नहीं होगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। और एक्सपेरिमेंटली तो हमने देख ही लिया। हो गया क्लियर? ठीक है, बता देना। Yes, sir. अच्छा, अब फिर एक और केस भी देख लें कि फर्ज करें कि अगर फोर्स में इसके ऑपोजिट लगाना शुरू कर देता हूं अब ऐसे, तो अब एंगल कितना हो जाएगा? अब एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो इस सूरत में टॉर्क क्या होगी? आर एफ 0। यस, क्योंकि साइन 180 एक दफा फिर 0 होता है, तो जब साइन 180 0 तो एक दफा आंसर फिर 0। समझ आ गई बात की? अच्छा, एक और चीज भी फिर यहीं पे अब देख लें, अब बात से बात निकलती चली जा रही है, तो वो ये है कि अब अगर एंगल हो 90 डिग्री, यानी ये वाला जो केस था, इस केस में हमने देखा था ना कि टॉर्क क्या आ रहा था? आर मल्टीप्लाई एफ। अब जरा इस वाली मैथमेटिकल फॉर्म से देखते हैं कि क्या बनेगा। तो देखें, अगर एंगल 90 डिग्री है, तो इस सूरत में क्या लिखा जाएगा? टॉर्क विल बी इक्वल टू आर एफ, और साइन 90 क्या होता है? साइन 90 1 1 होता है। तो देख लें फिर आर एफ बना या नहीं बना? सेम वही रिजल्ट। हो गया क्लियर? समझ आई नहीं आई? हाँ जी। Yes, sir. Clear है। अच्छा, आप एक और चीज देखिएगा, अगर एंगल 270 डिग्री हुआ, एंगल 270 होने का क्या मतलब? कि फोर्स पहले जिस डायरेक्शन में लग रही थी, अब फोर्स उसके परपेंडिकुलर हो गई है। यानी पहले अगर फोर्स इस तरह थी कुछ लाइक दिस, देखें ये पिवट पॉइंट है और ये मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन इस तरफ। पहले अगर फोर्स इस तरफ थी, सपोज करें 90 बन रहा था, ठीक है। अब अगर फोर्स को मैं बिल्कुल ऑपोजिट कर देता हूं, तो जब फोर्स ऑपोजिट होगी तो अब क्या हो जाएगा? अभी एरो डाउनवर्ड था, अब एरो अपवर्ड हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा एंगल? अब एंगल 270 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर एंगल 270 हुआ, तो अब देखिएगा टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होगा और एफ साइन ऑफ 270। और साइन 270 क्या होता है? -1 -1 होता है। तो अब आंसर आया माइनस आर एफ। अब आंसर माइनस आर एफ आने का क्या मतलब है? साइन 90 के केस में टॉर्क आ रहा था आर एफ, और अगर एंगल 270 हुआ तो टॉर्क आ रहा है माइनस आर एफ।
इसका यह मतलब है कि जब आप एंगल को 90 से 270 करेंगे तो जो टॉर्क की डायरेक्शन है, टॉर्क की डायरेक्शन पहले वाली डायरेक्शन का, यस, टॉर्क की डायरेक्शन पहले वाली डायरेक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। यानी अगर पहले देखे इस डायरेक्शन में मैं एंगल लगा रहा था 90 के एंगल पे ऐसे, तो टॉर्क ऐसे था, यानी मेरे रिस्पेक्ट से काउंटर क्लॉकवाइज। लेकिन अब अगर मैं अपवर्ड लगानी शुरू कर देता हूं तो अब एंगल 270 कर दिया तो देखें टॉर्क भी मेरे रिस्पेक्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो चुका है। आगे ये बात समझ? जी क्लियर? यस सर। ओके, अच्छा जी। अब यहीं से मैं आगे ये जो चल रहा था सिलसिला इसको आगे चलाता हूँ। वो तो आपने क्वेश्चंस पूछ दिए तो मजीद बातें माइंड में आ गई तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, ये तो यहां तक तो टॉर्क को हमने लिखा है, चाहे ये वाला केस है, चाहे ये केस है, चाहे ये केस है। मैंने टॉर्क को सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है अभी तक। अब अगर टॉर्क को मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, अगर हमने टॉर्क को वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, देखें वेक्टर का साइन मैंने डाल दिया ऊपर। अब अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो अब क्या आएगा साथ में जी? एन कैप। एन कैप, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, कि यूनिट वेक्टर आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज होता है। तो अब टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए देखें, ये मैंने लिखा इसका टॉर्क का मैग्नीट्यूड और ये साथ में इसकी लिख दी डायरेक्शन, ठीक है। और इसी चीज को हमने लिखना सीख लिया है क्रॉस प्रोडक्ट वाले टॉपिक में। वो क्या था? वो था और क्रॉस एफ। तो ये टॉर्क की वेक्टर फॉर्म आ गई हमारे पास। हाँ जी, अब मुझे बताएं कि इस पूरे टॉपिक में कोई मसला? यस, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, नो सर, क्लियर है। क्लियर है सबको? अच्छा जी। अच्छा, एक और बात अब यहां पे देख लें कि जैसे फोर्स लीनियर केस में, लीनियर केस में फोर्स क्या करती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। पता है हमें कि जब फोर्स किसी भी, न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है ना कि जब किसी भी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। जैसे आप इसको समझ लें, ये एक गाड़ी है, एक बस है, तो इंजन जब इस पे फोर्स लगानी शुरू करता है तो जब तक इंजन इस पे फोर्स अप्लाई करता रहता है, यानी जब तक जो नेट फोर्स है, इस पे अप्लाई होने वाली नेट फोर्स जब तक नॉन जीरो होती है उस वक्त तक ये बस एक्सेलरेट करती रहती है, ठीक है। और जैसे ही इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए तो बस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देती है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ यही हमें कहता है कि जब फोर्स एक्ट करती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो लीनियर केस में लीनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन जो होती है, उस लीनियर मोशन के केस में फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। वही काम टॉर्क एंगुलर मोशन में करता है, यानी जब कोई भी बॉडी एंगल बनाते हुए मूव कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, सर्कुलेट कर रही होती है, तो जब कोई भी बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उस केस में टॉर्क वही काम करता है जो लीनियर केस में फोर्स काम करती थी। लीनियर केस में फोर्स क्या काम करती थी? लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती थी। तो अब एंगुलर केस में टॉर्क क्या काम करेगा? टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। समझ आई ये बात? इसकी मजीद डिटेल्स चैप्टर नंबर 5 में आएंगी, अभी फिलहाल इतना ही मैंने बताना था। ये चीज क्लियर जो मैंने बताई अभी?